हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर जो है एग्जामिनर्स के अकॉर्डिंगली एक स्टूडेंट को वो पेपर कैसे देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसके अंदर स्कोर कर सके। आइए देखें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ACCA लाइव। इस सेगमेंट के अंदर हम बात करते हैं ACCA से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ में ACCA से रिलेटेड लेक्चर्स भी यहाँ पर अपलोड होते हैं। आप लोगों को याद होगा तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने इंटरव्यू लिया था मोइस बोरा, जो मेरे एक स्टूडेंट हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर के अंदर, जिनका AIR2 और वर्ल्ड रैंक 10 आया था। और वहीं पे कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर, अगर आप एग्जामिनर्स के कमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक वीडियो बना दें कि एक एग्जामिनर एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है और क्या गलतियां अक्सर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर के अंदर करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से लिखे जाने चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे कुछ जनरल कमेंट्स के साथ, यानी कि कुछ ऐसे कमेंट्स जो एग्जामिनर हर पेपर के अंदर कंसिस्टेंटली स्टूडेंट्स को ठीक से करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स के लिए, यानी कि टॉपिक वाइज हम बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव आंसर किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। आई एश्योर यू, अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हो जाएगा पेपर के परफॉर्मेंस में। आइए शुरू करते हैं जनरल कमेंट्स के साथ। आगे बढ़ें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लगातार बनाते रहते हैं और आप नहीं चाहते कि इन वीडियोस को मिस करें। सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला जो जनरल कमेंट मुझे हर एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिला वो ये था, एग्जामिनर बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और उसका आंसर करना शुरू कर देते हैं। वो क्या सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें क्या लिखना चाहते हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, इसकी बजाय कि एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट क्या है। प्लीज़ ध्यान रखें, आप जब MCQ क्वेश्चंस स्पेशली सॉल्व करते हैं, वहाँ पर अगर क्वेश्चन का आंसर आपने सही दे दिया तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, सही नहीं दिया तो कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। और इसी वजह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान से आप क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ें और MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से सॉल्व करें, क्योंकि अगर गलत हो गया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। कई बार एग्जामिनर आपको फिगर्स को राउंड ऑफ करके आंसर में लिखने के लिए कहते हैं। कई बार 2 डेसिमल से काम चल जाता है और कई बार वो 2 डेसिमल भी एग्जामिनर आपको मना करता है लिखने के लिए। और राउंडिंग ऑफ का इंस्ट्रक्शन अगर आप ठीक से फॉलो नहीं करते तो आपका आंसर सही होने के बावजूद गलत माना जा सकता है, और ये बहुत ही कॉमन एरर है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सवाल ही गलत है। क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि किसी भी टॉपिक से कितने भी मार्क्स का सवाल हम पूछ सकते हैं, कितने भी वेटेज का सवाल हम पूछ सकते हैं। सो ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप टास्क बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अंदर एक ही केस के ऊपर 5 सवाल आ जाते हैं 2 मार्क्स ईच के, और अगर वो टॉपिक जिससे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो सारे के सारे ही सवाल आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं चाहिए और पूरे कोर्स को बहुत ही थॉरोली पढ़ना चाहिए। चलें जी, अब आते हैं थोड़ी सी स्पेसिफिक कमेंट्स में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ। एग्जामिनर्स कहते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये तो लिख देते हैं कि वेरिएंस कितना आया है, मगर वहाँ पर वो नेगेटिव अगर वेरिएंस आता है तो उसमें माइनस या फिर उस फिगर को ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करते हैं, जबकि दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर आपका फेवरेबल वेरिएंस आया है तो आप पॉजिटिव में फिगर लिखेंगे, मगर वेरिएंस के आगे आपको F लिखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे अगर आपका आंसर एडवर्स आया है तो उसमें माइनस या ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको आंसर के आगे A लिखना ज़रूरी है। तो जब भी एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं रेदर देन कैलकुलेशन करने की कैपेबिलिटी को, स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए कोई भी वेरिएंस से आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। सो रेदर देन मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज, आपका ध्यान होना चाहिए ये समझने में कि इस रेशो से हम किस तरीके का वेरिएंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ हमारा फोकस ऑफ एनालिसिस क्या है। अगर आप चाहते हैं कि वेरिएंस एनालिसिस के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जाता है अलग से मैं एक वीडियो बना दूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जो गाइड करेगा इस चैप्टर के अंदर आपको। एक और बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन जो अक्सर मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं ध्यान रखने के लिए, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे होते हैं वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड, तो जो रेशो आपने कैलकुलेट किया है उससे रिलेटेड आपको एनालिसिस तो देना ही देना है, साथ ही साथ में उससे डिपेंडेंट रेशोज के भी एनालिसिस आपको देने चाहिए, इवन वो रेशोज जो आपने एग्जाम के अंदर कैलकुलेट नहीं भी करें।
फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना था मटेरियल मिक्स वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो उनका फेवरेबल या एडवर्स आंसर आना, उसका रीजन और इम्प्लीकेशंस तो स्टूडेंट्स लिखते ही हैं, मगर वो ये लिखना भूल जाते हैं कि कैसे मटेरियल यील्ड वेरिएंस लेबर यूसेज वेरिएंस को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर चीप क्वालिटी मटेरियल लिया गया है तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस तो बदलेगा ही, क्योंकि आउटपुट हमारा अब कम निकल के आएगा। वैसे ही लेबर यूसेज वेरिएंस भी एडवर्स निकल कर आएगा, क्योंकि मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा हो रहा है और खराब क्वालिटी के मटेरियल के साथ लेबर को काम करना पड़ता है, तो उन्हें ज्यादा समय भी लग सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेस वेस्टेज। साथ ही साथ में हमारा आउटपुट भी तो चीप क्वालिटी का निकल कर आएगा। साथ ही साथ में सेल्स वेरिएंस आपका शॉर्ट टर्म में तो नहीं मगर लॉन्ग टर्म के अंदर एडवर्स आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट का क्वालिटी भी खराब आएगा, और आउटपुट का क्वालिटी अगर खराब होता है तो लॉन्ग टर्म के अंदर सेल्स वेरिएंस भी आपका एडवर्स दिखाई देता है। तो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, बट जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो यील्ड और मिक्स वेरिएंस के अलावा आपने लेबर यूसेज वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस की बात भी कर दी, और यही आपको करने की बहुत ज़रूरत है, यही आपसे एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर की। इंटरडिपेंडेंसीज भी आपको बतानी पड़ेंगी वाइल राइटिंग योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। इंटरडिपेंडेंसीज अगर आप नहीं लिखते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं तो आप ऑलमोस्ट 60% मार्क्स लूज कर सकते हैं। सो दोबारा से जाएं, स्टडी टेक्स्ट उठाएं और वहाँ पर इंटरडिपेंडेंसीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हर स्टडी टेक्स्ट के अंदर इंटरडिपेंडेंसीज बताई गई हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी वर्किंग्स बहुत ही क्लियरली शो करनी होती हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं और वर्किंग आप एम्बेडेड एक्सेल फॉर्मेट के अंदर बड़ा क्लियरली दिखा सकते हैं। अगर आप आंसर्स अपने टेबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो ये बात एग्जामिनर्स को बहुत पसंद आती है। साथ ही साथ में आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो फिगर डायरेक्टली एक्सेल शीट में लिखने की बजाय टोटल का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर्मूला इस्तेमाल करने से एग्जामिनर के लिए चेकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। सुनने में शायद आपको ये बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी इट मैटर्स। लाइफ और डेथ का सवाल है यहाँ पर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कई बार हमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू बतानी पड़ती है, और क्वेश्चन के अंदर एक बिजनेस के अलग अलग गोल्स दे रखे होते हैं जो आपको अपनी कैलकुलेशंस से वो कंपनी वो गोल अचीव कर रही कि नहीं बताना चाहिए। तो आंसर्स ऐसे देने के लिए क्वेश्चन से आपको बहुत ही क्लियरली जिस बिजनेस के भी आप परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं उसके गोल्स पता करने चाहिए, और उन गोल्स को हेडिंग की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे रिलेटेड फॉर्मूले को उसके अंदर लिखें और उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन को भी आपको उसके नीचे लिखना चाहिए। इसी तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज बताने की कई बार हमको जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप ये बताना चाहते हैं कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, मगर एब्सोल्यूट फिगर से बात नहीं बनती, आपको परसेंटेज में ये चेंज दिखाना पड़ेगा। एग्जामिनर्स का ये भी ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन और है जिसके अंदर स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जामिनर को नहीं अपने आप को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, वो है इनकम्प्लीट डिस्कशन। इसका मतलब है जो आपने कैलकुलेशन किया वो तो बता दिया कि भी हमने ये कैलकुलेशन किया और इसका ये आंसर आ रहा है, और कुछ बहुत ही थोड़ी सी बातें करके आप आगे निकल जाते हैं और डिस्कशन को कंप्लीट नहीं करते। हो सकता है आपके पास समय कम हो, हमें लगता है एज स्टूडेंट्स कि हमने काम कर दिया, और जब रिजल्ट खराब आता है तो हम हैरान होते हैं कि भाई हमने तो हर आंसर दिया है, हर आंसर में कुछ ना कुछ तो लिखा ही है, तो कैसे मार्क्स नहीं मिले। एग्जामिनर्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि अगर आप किसी सवाल के अंदर डिस्कशन को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत आपने डिस्कशन किया भी है यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखा भी है उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। बहुत बड़ी पेनल्टी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने कहा कि सेल्स जो है 5% से इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और आप आगे बढ़ जाते हैं, बट लेट्स से उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सेल्स हमारी इंक्रीज नहीं हो रही थी, मार्केट शेयर भी हमारा कम हो रहा, तो ये बात भी आपको लिखनी होगी कि सेल्स तो 5% बढ़ा है मगर मार्केट शेयर हमारा 25% से कम हो गया। डिस्कशन कंप्लीट हो ये इंश्योर करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आपको लगातार क्वेश्चंस करने हैं पास्ट ईयर के और उनके सजेस्टेड आंसर्स चेक करने, ये जानने के लिए कि जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है क्या वो काफी है या कुछ और भी आपको लिखना था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रेलेवेंट कॉस्टिंग के लिए मैंने ऑब्जर्व करी थी, वो ये थी कि रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर आपको वही खर्चे लेने होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए जो आपके लिए रेलेवेंट होते हैं, और कुछ खर्चे हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है। एग्जामिनर का कहना है कि कई बार स्टूडेंट्स जो खर्चे ले रहे होते हैं वो तो बता देते हैं कि ये खर्चे हम क्यों ले रहे हैं, बट कई बार वो ये बताना भूल जाते हैं कि जो खर्चे आपने इग्नोर किए वो क्यों करें। आंसर कंप्लीट करने के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई कॉस्ट आपने कैलकुलेशन में डिसीजन मेकिंग में इसलिए नहीं ली क्योंकि वो संक कॉस्ट थी, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि संक कॉस्ट होने की वजह से इस चीज को हमने कैलकुलेशन में डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया। वैसे बात करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर की। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर के अंदर एग्जामिनर्स अक्सर बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग का ये है कि दो डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स के बीच में झगड़े होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो ओवरऑल प्रॉफिट उतना ही कमाता है, ट्रांसफर प्राइस कुछ भी हो, मगर दोनों डिवीजन को ट्रांसफर प्राइस ऐसा सेट करना चाहिए जिससे दोनों डिवीजन अपनी परफॉर्मेंस को ठीक से मेजर कर सके और एक विन विन सिचुएशन दो डिपार्टमेंट्स या डिवीजन के बीच में बन जाए। ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात जरूर मेंशन कर देनी है। अगर आप अभी तक ये मेंशन नहीं कर रहे थे
तो करना शुरू कर दें, बहुत ही तगड़ा वैल्यूएडिशन हो जाएगा आपके ट्रांसफ़र प्राइसिंग के आंसर्स में। ये जो मैंने आपको भी 2 बातें बताई हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग और ट्रांसफ़र प्राइसिंग की, ये जो टिप्स हैं एग्जामिनर कहते हैं कि 50% मार्क्स हम सिर्फ आपको ये काम करने के लिए देते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप अभी तक अपने आंसर्स के अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर और ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर ये बातें मेंशन नहीं कर रहे थे, जो मेंशन करना बड़ा आसान है, तो आपके आधे मार्क्स कट जाते हैं। और इसलिए कई स्टूडेंट्स जब एग्जाम देकर आते हैं तो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि हमने तो सब कुछ आंसर दे दिया, वहाँ पर हमारे मार्क्स इतने कम क्यों आए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में आप ऐसी एग्जामिनर कमेंट्स के लेकर वीडियो बना दें, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट बता दें, मैं जितना जल्दी होगा रिसर्च करके बना दूँगा। और वो वीडियोज़ अगर आप मिस नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फटाफट, साथ ही साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।